ओके, सो डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर विद योरपीडिया डेली करंट अफेयर। 5 और 6 जुलाई का मैंने न्यूज़ को मर्ज कर दिया है और कुछ न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी। उनमें पहला न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज करके एक चीज़ लॉन्च की है। आप जानते हैं हमने चाइनीज़ 59 ऐप को हमने ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन ये आया कि क्या हम अपनी ऐप बना सकते हैं। तो उसी के चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज एक लॉन्च किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट कोविंद के साथ मीटिंग किया और उनको नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में बताया, जो एक ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की और एक राइट है, प्रेरोगेटिव है प्रेसिडेंट का। तो हम उसमें देखेंगे कौन सा आर्टिकल इन्वॉल्व है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल डीआरडीओ ने बनाया है दिल्ली के अंदर। एयर इंडिया अभी कुछ फ्लाइट्स को यूएस भेजेगा, वंदे भारत मिशन, जो जुलाई 11 से दोबारा से उसका 4th फेज स्टार्ट होगा। बांग्लादेश का रैंक बढ़ गया है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं उसका इंडिकेटर है एक इंडेक्स। तो ये एसडीजी क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हांगकांग के ऊपर चाइना ने जो नया सिक्योरिटी लॉ लगाया है उसके चलते यूएस ने पहले हांगकांग के साथ अपना ट्रेड, बेसिकली डिफेंस ट्रेड जो था वो खत्म कर दिया था। अब कनाडा ने भी अपना एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी है हांगकांग के साथ वो उन्होंने सस्पेंड कर दी है। म्यांमार में जनरल इलेक्शन होंगे नवंबर 8 को। यूएस में रिकॉर्ड ग्रोथ हुई है जून मंथ में यूएस में जॉब्स को लेके, और ये बेसिकली ओपनिंग का रिपरकशन है, जो उन्होंने इकोनॉमी ओपन किया है दोबारा उसका ये रिपरकशन है, जबकि केस भी वहाँ बढ़ रहे हैं। गिलानी जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हैं गिलानी, उन्होंने रिजाइन किया है। क्या रीजन है रिजाइन करने का वो हम डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज ये लॉन्च किया है। इसमें है क्या कि इसमें कुछ इंडियन ऐप्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो ऑलरेडी सिटीजन यूज कर रहे हैं। इंडिया में भी काफी ऐप्स हैं जो जो लोग यूज करते हैं और जिनके पास ऐसा पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड क्लास ऐप बन सकें। एक तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा, उन्होंने टेक्निकल कम्युनिटी के लोग जो ऐप बना सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप इनोवेशन चैलेंज का बेसिकली वो करें, चैलेंज लें इसमें और इनोवेट करें और ऐप बनाएं। इसके 2 ट्रैक होंगे, एक तो जो एग्जिस्टिंग ऐप हैं उनको प्रमोट करना और दूसरा नई ऐप को डेवलप करना। ये 2 डायरेक्शन में काम करना है। तो जो ऑलरेडी ऐप एग्जिस्ट कर रही हैं उनको ग्रो करवाना और नई ऐप को क्रिएट करना। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एग्जिस्टिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जैसे ये बोला है कि कौन सी डायरेक्शन में हमें ऐप की रिक्वायरमेंट है। ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, ऑफिस यूटिलिटी, सोशल नेटवर्किंग, इसमें हमें ऐप्स की रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट ने इसमें ये बोला है कि ट्रैक 1 तो वो रहेगा जिसमें पहले आइडेंटिफाई करेंगे अच्छी ऐप्स कौन कौन सी हैं और कौन लोग अच्छी ऐप्स बनाई बनाई हैं जो चल रही हैं। और ट्रैक 2 ये रहेगा कि नए लोगों को इसमें ऐप बनाने के लिए मोटिवेट किया जा सके। दूसरी न्यूज़ ये है कि प्रेसिडेंट साहब के पास मिलने गए थे प्राइम मिनिस्टर। आपको याद होगा अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर सडन विजिट पे गए थे लद्दाख में, और जो इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है तो लद्दाख में उन्होंने सडन विजिट किया था। और उसके बाद जितना भी इश्यूज हैं, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज क्या चल रहे हैं उसका सबका ब्रीफ देने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंट के पास गए थे। प्राइम मिनिस्टर ने सारा इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट साहब को दिया। हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट जो हैं वो सुप्रीम कमांडर हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के एंड हेड ऑफ स्टेट भी हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं और प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट हैं। अब कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट की पावर पोजीशन से रिलेटेड हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है 74। वो आर्टिकल ये बोलता है कि देयर शेल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एज द हेड। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसमें सारे मिनिस्टर्स आएंगे, उनका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर। टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट साहब को एडवाइज करना है। हु शेल, शेल बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब उनको माननी ही पड़ेगी। हु शेल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, कि जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब को देंगे प्रेसिडेंट साहब को वही एडवाइस फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उस एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए एक बार वापस भेज सकते हैं।
प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोला इसको रिकंसिडर करो, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोबारे वो एडवाइस प्रेसिडेंट साहब को भेज दी तो उनको माननी ही पड़ती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है अभी। और दूसरा पॉइंट ये याद रखें आप कि क्या एडवाइस प्रेसिडेंट को की गई, क्या एडवाइस उन्होंने की प्रेसिडेंट को, उसके बारे में कोर्ट में कोई इंक्वायरी नहीं होगी, तो ये जुडिशियल रिव्यू इसके ऊपर नहीं हो सकता। अभी तक का सिचुएशन तो यही है कि इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब आर्टिकल 78 ये है कि प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी बनती है कि प्रेसिडेंट साहब को सारे के सारी डिसीजन के बारे में बताया जाए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिए हैं, और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड के काम हैं उनका सारा इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को दिया जाए। तो ये जो प्रेसिडेंट साहब का विजिट है, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है, जो प्रेसिडेंट के पास वो विजिट करने गए, वो उसी का एक रिप्रकशन है, उसी का एक रिजल्ट है कि वो प्रेसिडेंट को सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए गए। आर्टिकल 78 उससे रिलेटेड है। तो 74 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और 78 इंफॉर्मेशन जो प्रेसिडेंट साहब को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट न्यूज ये है कि 1000 बेड का एक हॉस्पिटल सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल बनाया है डीआरडीओ ने, और उनके साथ और भी कुछ प्लेयर्स थे, जैसे आर्म फोर्सेस थी, टाटा से, और होम मिनिस्ट्री थी, हेल्थ मिनिस्ट्री थी। उन्होंने इस हॉस्पिटल को बना के इसको ऑपरेशनलाइज किया। तो डीआरडीओ ने डिज़ाइन किया, डेवलप किया और ऑपरेशनलाइज किया, और ये एयरपोर्ट डोमेस्टिक टर्मिनल 1 के पास उन्होंने इसको बनाया। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि एयर इंडिया 36 फ्लाइट्स चलाएगी इंडिया और यूएस के बीच में वंदे भारत मिशन के अंडर। जुलाई 11 से स्टार्ट होगा, और एयर इंडिया यूएस से जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए ये 4th मिशन है, वंदे भारत मिशन। और इसमें 170 फ्लाइट्स जो इंडिया को कनाडा, यूएस, यूके वगैरह के साथ कनेक्ट करेंगी 4th फेज में। ये वंदे भारत का 4th फेज था। अब इससे इंटरनेशनल एयर ट्रेवल इंडिया ने अभी तक 31 जुलाई तक सस्पेंड किया है। जो बाहर से कोई वैसे नहीं आ सकता, लेकिन जो हमारे लोग फंसे हैं उनको हम वंदे भारत मिशन के थ्रू बाहर से ला सकते हैं। तो इसमें हमने पहले भी ये न्यूज़ डिस्कस की है कि वंदे भारत मिशन है क्या और कौन कौन सी एयरलाइंस इसमें इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स से रिलेटेड है। तो बांग्लादेश 7 पॉइंट ऊपर जाके 166 कंट्रीज़ का ये एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था कि कंट्रीज़ को एक गोल दिया गया था 2000 में यूनाइटेड नेशन ने कि ये गोल पूरा करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स उसी गोल से रिलेटेड एक इंडेक्स है। तो 166 कंट्रीज़ में बांग्लादेश 109वें पोजीशन पे है, और पहले ये 116 पोजीशन पे था। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है और बाकी कुछ कंट्रीज़ का हमें पता होना चाहिए। स्वीडन जो है वो टॉप पे है, स्वीडन टॉप पे है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स क्या है वो हमें पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है वो 17 एसडीजी गोल्स, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में डिस्कस करता है यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स के बीच में, जिनमें एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, वेलबींग, क्लीन एनर्जी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। और इंडिया का जो रैंक है वो 117 है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो इंडिया का है वो ये है। इंडिया का 166 में से 117 नंबर है, चाइना 48 नंबर पे है, श्रीलंका 94 पे है, नेपाल भी हमसे ऊपर है। तो आप देख रहे हैं कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना ये हमसे काफ़ी ऊपर हैं ये सारी कंट्रीज़, और इंडिया नीचे है। इवन जो बांग्लादेश की पोजीशन पिछले साल 109 थी, 116 थी, वो अब 109 हो गई है। तो बांग्लादेश भी इंडिया से ऊपर है इस डेवलपमेंट गोल में। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है क्या? ये यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर्स 2015 से इसको फॉलो कर रहे हैं, और ये एक यूनिवर्सल एजेंडा है और सारी कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं, और ये 17 गोल इसके अंदर हैं, जिसमें नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये जितने भी यहाँ मेंशन्ड है 17 गोल्स, ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बेसिकली निकाली जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है वो, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले एक टर्म आई थी। लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो नॉट ओनली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए लेकिन इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के लिए भी ये गोल है। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे वो ओनली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए थे, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो डेवलपिंग एंड डेवलप्ड दोनों कंट्रीज़ के लिए हैं। ये हमें पता होना चाहिए।
कनाडा ने अपना हांगकांग के साथ जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसको कैंसिल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और कारण उसका ये दिया है जो चाइना ने अपना नया सिक्योरिटी लॉ लेके आए हैं। कनाडा ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हांगकांग के साथ सस्पेंड की है अभी, और कारण उसका बताया है कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है वो सही नहीं है लोगों के लिए। कनाडा मानता है कि वन कंट्री टू सिस्टम चाइना को करना चाहिए, कि कंट्री तो चाइना है लेकिन हांगकांग में सिस्टम और चाइना में सिस्टम अलग होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो हैं ट्रेडू कनाडा के, उन्होंने ये बात बोली है, और उन्होंने ये बोला है कि जो हांगकांग है वो सेमी ऑटोनोमस मॉडल है। और ब्रिटेन ने जब चाइना को दिया था 1997 में, उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि ये वन कंट्री टू सिस्टम रहेगा। प्रेजेंटली अब चाइना क्या कर रहा है कि वहाँ पे एक लॉ लेके आया नेशनल सिक्योरिटी लॉ के नाम पे, जिसमें बहुत हार्श पनिशमेंट्स हैं कि अगर कोई आदमी सिसेशन की बात करता है, हांगकांग की इंडिपेंडेंस की बात करता है, या वहाँ पे कोई एजिटेशन करता है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करता है, या फॉरेन कंट्रीज के साथ मिलता है, तो उसके ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का एक्ट लगाया जा सकता है। और ये सारे का सारा बेसिकली इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ म्यांमार में इलेक्शन से रिलेटेड है। म्यांमार में आपको पता होना चाहिए कि जो म्यांमार के अंदर जो रूल किया है लार्जली वो मिलिट्री ने किया है, मिलिट्री जनता उसको बोलते हैं। लेकिन आंग सान सू की एक वहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी लीडर हैं जो अभी वहाँ पावर में भी हैं, उन्होंने काफ़ी साल तक स्ट्रगल किया, वो हाउस अरेस्ट भी रही, और पिछली बार इलेक्शन में वो जीती भी हैं। और दोबारा से इलेक्शन होना है, नवंबर 8 को इलेक्शन होना है, और वो पूरे इसमें कंट्री में इलेक्शन होगा, और 330 सीट्स पे इलेक्शन होगा। जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, उसका नाम ये है प्यूथू हलूटा। ये म्यांमार की लोअर हाउस है, और इस लोअर हाउस के लिए इलेक्शंस होगा। प्रेसिडेंट जो हैं म्यांमार के वो हैं यू मिन मिंट, और स्टेट चांसलर जो हैं वो हैं आंग सान सू की। और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि म्यांमार इलेक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं, और म्यांमार की पार्लियामेंट लोअर हाउस का नाम इम्पोर्टेंट है। आंग सान सू की नोबेल प्राइज़ विनर हैं, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। प्रेसिडेंट का नाम इम्पोर्टेंट है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी उनकी नाम इम्पोर्टेंट है। तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी 2016 में पावर में आई थी, और ये इलेक्शंस 2015 में इन्होंने इलेक्शन जीते थे, 16 में ये पावर में आई थी। अब पहली बार ऐसा इलेक्शन हो रहा है जो सिविलियन इलेक्शंस करवा रहे हैं, पिछले इलेक्शन मिलिट्री ने करवाया था। अच्छी न्यूज़ अब ये है कि यूएस में ग्रोथ दिखी है, जॉब्स वगैरह मिली हैं लोगों को, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, लोगों ने अभी रेस्टोरेंट खोल दिए, जॉब्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं, तो लोग रिसेशन से बाहर आने वाली फीलिंग लोगों को नज़र आ रही है। जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं पॉवेल, उन्होंने भी ये बोला है कि रिबाउंड है एक्टिविटी में। तो अब लोग डेस्परेट हैं कि वापस इकोनॉमी प्लेटफॉर्म पे आए और वापस इकोनॉमी चले, ये लोग थोड़े से डेस्परेशन में हैं। तो उसी से चलते ये हमारा नेक्स्ट जो यूएस में जॉब्स खुली थी उससे रिलेटेड थी। अगली न्यूज़ जो है वो गिलानी फैक्शन से है, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर हैं सैयद अली शाह गिलानी, जो जिनको ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो बेसिकली प्रो इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर बात करती थी, प्रो पाकिस्तान थे ये लोग। और ये जो लीडर हैं सैयद अली शाह गिलानी, ये हार्ड लाइनर कश्मीरी सेपरेटिस्ट हैं कि हमें सेपरेट हो जाना है इंडिया से, और ये पॉलिटिकल पार्टी वो थी। अब इसमें ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ आपस में इंटरनल लड़ाई चल रही है, और उसका कारण है मेडिकल सीट्स पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जिनमें कश्मीर के स्टूडेंट्स को मेडिकल सीट्स दी जाती थी, मेडिकल की पढ़ाई के लिए कुछ सीट्स रिजर्व थी, और उनको सीट्स जो बांटी जाती थी, एलोकेट की जाती थी, वो ये करता था ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो उसी में इनके ऊपर एलिगेशन लगा कि इन्होंने कुछ पैसे वैसे खाए हैं, वो एलिगेशन इनके ऊपर लगा है। तो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो सैयद अली शाह गिलानी हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, और उन्होंने नॉमिनेट किया अब्दुल्ला गिलानी को अपना सक्सेसर। तो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि कौन अब ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नया प्रेसिडेंट बना है। और अब्दुल्ला गिलानी आपको याद होगा, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी जो टीचर थे एस.ए.आर. गिलानी, जिनको बाद में सज़ा भी हुई थी पार्लियामेंट अटैक से रिलेटेड, उनके छोटे भाई हैं। तो अब ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि किसने रिज़ाइन किया, और अब वहाँ पे कौन नया ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर कौन बने हैं, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। तो आई होप ये सारी न्यूज़ अब आपने देखी होंगी, इनको रिवाइज़ करें, इनको नोट करें, और डेली हम
इसमें और न्यूज़ लेते आते रहेंगे। थैंक यू।